आप सभी श्रोताओं का 10 न्यूज नेटवर्क में मैं शंकर मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री सौरभ त्रिपाठी जी हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम नीति आयोग में कार्यरत हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी और लेखन शैली के मामले में अच्छे लेखक माने जाते हैं। और आप पिछले एक दशक से ऊपर ही आप राजस्थान राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्रा जी के निजी सचिव के रूप में आप कार्यरत थे। और आज आपका जो टॉपिक है वो है कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत की भूमिका। और आप इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की भूमिका जो है वो कहाँ तक इस कोविड-19 महामारी के दौरान उसमें कहाँ तक उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कितने हद तक वो अच्छे से वर्क कर रहा है, कितने लोगों तक उसकी योजनाओं को पहुंचाया जा चुका है, कितने तक पहुंचाया जाएगा, इस पर अपने विचार रखेंगे। आज के जो मुख्य अतिथि है सौरभ त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, हमारे 10 न्यूज नेटवर्क के सारे देखने वालों को और सभी जितने भी इस चैनल से जुड़े हैं उनको अपने मार्गदर्शन से उनको अभिभूत करें। माननीय सौरभ त्रिपाठी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम। नमस्कार शंकरशन जी, और आपके माध्यम से इस कार्यक्रम के द्वारा जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उन सभी को मैं नमन करता हूं। और जो आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोविड-19 के कारण उपजे आर्थिक संकट के समय में। अगर हम विश्व इतिहास से जोड़ते हुए देखें तो यह पहली बार नहीं है जब मानव जाति को इस प्रकार की महामारी का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार किसी बीमारी ने दुनिया भर में इतनी दहशत नहीं फैलाई है। हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े महामारी में शामिल रहे हैं। इन बीमारियों से लगभग 30 से 50 करोड़ लोगों की जान गई है। अगर प्राचीन इतिहास को उठाएं तो वर्ष 165 में एंटोनाइन प्लेग या गालन का प्लेग, गालन उस समय जिन्होंने इस बीमारी के परिभाषित किया तो उनके नाम पे इस बीमारी का नाम दिया गया, तो जिसने तत्कालीन एशिया, मिस्र, यूनान और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया। लगभग 50 लाख लोग इससे प्रभावित किए, जिससे तत्कालीन आर्थिक स्थिति उनकी चरमरा गई। इसी महामारी को याद करके मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, यूनान, मिस्र, रोमन सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। फिर सन 541 से 42 के बीच फैली जस्टिनियन महामारी, जिसने बेजिटेनियन साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। माना जाता है इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इस कहर ने 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला और लगभग 50,000 लोग रोजाना मरा करते थे। मध्यकालीन में आए तो 1346 से 53 के बीच में यूरोप में प्लेग महामारी फैली, जिसे द ब्लैक डेथ भी कहा गया और जिसने अफ्रीका और एशिया में भी कहर मचाया। बताया जाता है कि कुल 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग इस बीमारी के कारण, द ब्लैक डेथ के कारण मारे गए। अच्छा, जिस समय ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली उसको पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। इसी के साथ ही भौगोलिक खोजों की भी रफ्तार बढ़ी। इसी के बाद ही 1492 में कोलंबस ने अमेरिका और 1497 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो हम देखते हैं एंटोनाइन प्लेग, जस्टिनियन प्लेग और द ब्लैक डेथ महामारियों ने वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे परिवर्तन किए। फिर
हाल ही में 100 वर्ष पूर्व 1918-19 में फैली स्पेनिश फ्लू ने विश्व की 33% जनसंख्या को प्रभावित किया। लगभग 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% के बीच रहा। भारत में ही आप मान लीजिए, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, जिसके कारण ना तो हमें समुचित जानकारी मिल पाई और ना ही सुरक्षा जैसा आज सरकार हमें दे रही है। उस समय अंग्रेजों ने अपने को बचाया, हमें नहीं। फलस्वरूप जागरूकता के अभाव में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान भारत में ही गई। वर्ष 1918 से 20 के बाद एक ऐसा दौर था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, उसके बाद स्पेनिश फ्लू आया, तो आर्थिक रूप से पूरे विश्व को क्षति उठानी पड़ी। और इसी समय एक और बदलाव देखा गया कि साम्राज्यवादी शासकों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए और उस समय दुनिया के कई देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन उठने लगे। और याद करिए, इसी के बाद भारत में भी गांधीनियन मूवमेंट में तेजी आई। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, केवल यही फैक्टर नहीं है, लेकिन परिवर्तन आया। इसके 100 साल बाद अब हम आते हैं 2019 में। पूरे विश्व को एक वायरस ने अपने चपेट में ले लिया और अब इस कोरोना के साथ हमें जीना है। हमें एक ही समय पर कोरोना से लड़ना भी है और आगे भी बढ़ना है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि मानव सभ्यता ने हमेशा से ऐसी महामारियों और त्रासदियों का सामना किया है और उससे आगे भी बढ़ा है। लेकिन जब जब महामारी आई है, जब जब ऐसी त्रासदी आई है, तब तब दुनिया बदली है। और एक बदलाव फिर होगा व्यापक लेवल पर, और वह क्या होगा उसी का चिंतन हमें करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस चुनौती से बचने और आगे बढ़ने के लिए कोरोना महामारी के कारण हुए तीसरे लॉकडाउन की समाप्ति के 5 दिन पहले अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत है क्या? आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है सक्षम भारत। हम अपने आप में सक्षम हो कि हमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़ सके। मूल अर्थ यह है आत्मनिर्भर भारत का, इस दिशा में हर भारतीय को प्रयत्न करना चाहिए। जिस दिन यह अभियान सफल होगा उस दिन हमें स्वयं पर भी गर्व का अनुभव होगा। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल करने का अर्थ होगा कि हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। संक्षेप में अगर कहें तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब है ऐसा भारत जो इकोनॉमिकल रूप से तीनों सेक्टर, कृषि, उद्योग और सेवा में दक्ष है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कौशल है, जिसके पास इनोवेशन है, जिसके पास प्रबंधन है, और इन सभी चीजों का ऐसा संचालन जिससे भारत को किसी दूसरे देश की मदद की आवश्यकता ना पड़े। जब ऐसी अवस्था आएगी, हम सब, हमारा देश अपने ही पैरों पर खड़ा होगा, तब आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। आत्मनिर्भर भारत हमें किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है। सभी मानकों पर, आर्थिक क्षेत्र के सभी आयामों पर हम अपने आप में सक्षम हैं और यही लक्ष्य हमें हासिल करना है। आत्मनिर्भर भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया, या कह सकते हैं कि इसके 5 स्तंभ हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। देखिए, इस वायरस ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। विभिन्न ग्रोथ रेटिंग एजेंसीज ने दुनिया के कई विकसित देशों की ग्रोथ रेटिंग को नेगेटिव में आंका और भारत की भी ग्रोथ रेट 0 बताई है। आत्मनिर्भर भारत का पहला स्तंभ इकोनॉमी है। आज हमारी लगभग $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था वर्ष 2024-25 में $5
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का। इसके लिए हमने अपने सभी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को विकसित अवस्था में लाना होगा और साथ ही डिजिटल इंडिया और विदेश नीति को प्रभावी बनाना होगा, जिससे दुनिया से हमारे संबंध ऐसे बने जिससे हमारी आत्मनिर्भरता और सशक्त हो। मतलब इकोनॉमी ऐसी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लगाए। दूसरा स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की विकास की बुनियाद होती है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा, और यहाँ सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की यानी सोशल और इकोनॉमिकल दोनों की बात हो रही है। सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हमें हॉस्पिटल, स्कूल जैसी मजबूती को बढ़ाना होगा। इसके बिना जब तक सोशल कैपिटल को मजबूत नहीं कर पाएंगे तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सारी चीजों पर हमें जोर देना होगा। सरकार ने NIP यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसे 2009 से करना है। यह प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ, इसमें 5 साल में 102 लाख करोड़ रुपए, आप देखें तो हम पहले ही इसकी योजना बना चुके हैं। यह कुछ नया नहीं है, पर अब हमें इसे और बूस्ट करना है, तो हमें इसे आत्मनिर्भर अभियान के साथ इंटीग्रेट करना है। यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट PPP मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसमें 39% सेंटर, 39% कंट्रीब्यूशन स्टेट का और बाकी 22% प्राइवेट सेक्टर की भूमिका होती है। हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे थे, पर जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो यह परियोजना इसे और बूस्ट करेगी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जो आधुनिक भारत की पहचान बने, बड़ा बदलाव कराए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सिस्टम की बात की गई, जिसे तीसरा स्तंभ भी कह सकते हैं, जो कि वर्तमान के साथ भविष्योन्मुखी भी होना चाहिए। इसलिए हमें अपना सिस्टम तकनीक आधारित बनाना पड़ेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैम त्रिनीति। जैम का मतलब JAM। जे का अर्थ है जनधन, ए का अर्थ है आधार और M का अर्थ है मोबाइल। इस जैम त्रिनीति का बड़ा बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, एक समय था जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को विवश होकर यह कहना पड़ा था कि सरकार 1 रुपए भेजती है गरीब के पास और 15 पैसे ही उस गरीब को मिल पाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि करप्शन का लेवल क्या है, 85% का लीकेज। लेकिन डिजिटल इंडिया के इंट्रोडक्शन के बाद जैम त्रिनीति के अंदर DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने 0 लीकेज के साथ लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंचाए। जनधन द्वारा बैंक में अकाउंट खोला गया, आधार द्वारा व्यक्ति की पहचान सुरक्षित की गई और मोबाइल के द्वारा संदेश पहुंचाकर उसे सूचना दी गई। और ऐसे ही एक आंकड़े के अनुसार भारत की लगभग 425 जन कल्याणकारी योजनाएं इस जैम त्रिनीति या DBT के कारण बहुत बेहतर तरीके से लागू हो पा रही है। अर्थात सिस्टम वह जो बीती शताब्दी का नहीं, 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। फिर चौथा स्तंभ है डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे ज्यादा
युवा जनसंख्या वाला देश भारत है। आंकड़ा बताते हैं कि वर्ष 2025 तक देखें तो अगर भारत में औसत आयु 25 वर्ष होगी तो अमेरिका और जापान में औसत आयु 37 वर्ष होगी और बाकी यूरोप, जर्मनी आदि देशों में यह 40 प्लस होगी, जिसका अर्थ यह हुआ हमें युवा जनसंख्या मिली है और इसी को हम डेमोग्राफी डिविडेंस कहते हैं। जनसंख्या में युवाओं की संख्या का प्रतिशत अधिक होना इसलिए लाभांश माना जाता है क्योंकि यह डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं है, यह एक कार्यशील पॉपुलेशन है जिसका जुड़ाव कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ होगा और सर्वोपरि इनमें इनोवेशन के प्रति झुकाव होगा और इनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत इसलिए जीतेगा क्योंकि इसके पास 3D है, डेमोक्रेसी, डिमांड और डेमोग्राफी। बाद में इन्होंने इसमें एक डी और जोड़ा जिसे डिसीजन कहा गया, अर्थात सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी शक्ति होगी। अब हम बात करते हैं पांचवें स्तंभ की, जिसको हम कहते हैं डिमांड। यह आखिरी परंतु सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। कहा जाता है इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई चेंज, मतलब मांग और आपूर्ति की श्रृंखला। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की उपेक्षा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार की डिमांड में नई बात यह है कि हमें इसे लोकल लेवल पर ले जाना है और यही हमारा नारा भी है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वोकल फॉर लोकल। मतलब हमें लोकल मार्केट लेवल पर ही इतना सामर्थ्यवान बन जाना है कि जो हमारे पास मांग है, डिमांड है, उसकी पूर्ति, सप्लाई हम लोकल लेवल पर ही कर सकें, यानी स्वदेशी को प्रोत्साहन देना है। अगर हम इन पांचों आधार स्तंभ को देखें जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कहे गए हैं, तो हम यह देखते हैं इकोनॉमी को हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को NIP यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन प्रोजेक्ट से जोड़ सकते हैं। सिस्टम को डिजिटल इंडिया, जैम 33, DBT से जोड़कर देख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है हम भले ही आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, पर यह पांचों स्तंभ कोई नई बात नहीं है। यह सही है कि कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक संकट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मई में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की, परंतु यदि हम देखें तो हमारी सरकार का प्रारंभ से ही यह प्रयास रहा है कि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिसके लिए समय विभिन्न योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की और वैश्विक बाजार में प्रभावशाली उपस्थिति और उत्पाद की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट पर जोर दिया। जैसे अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई सामान चाइना का बना होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, यह हम मान लेते हैं कि इसकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन यही सामान अगर जापान में बना है, किसी और कंट्री में बना है, तो हम उसकी गुणवत्ता पर शक नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा वर्ष 2014 में तत्कालीन केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र ने बेरोजगार से स्वरोजगार का नारा दिया और अपने कार्यकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाएं जैसे उद्योग आधार मेमोरेंडम, CGT, MSE,
आदि अनेक नीतियां बनाई। उन नीतियों एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए एक और बहुत अच्छी नीति बनी थी, जिसकी घोषणा वर्ष 2015 अप्रैल में की गई थी, सार्वजनिक खरीद नीति। इस नीति के अंतर्गत किसी भी सरकारी मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा की जाने वाली कुल खरीद की 20% खरीद एमएसएमई से ही की जानी थी। इसे अनिवार्य कर दिया और इसको भी सोशली बैलेंस करने के लिए कुल खरीद का 4% SC/ST के स्वामित्व वाले उद्यमों से ही किया जाए, ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया। खैर, जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो सारी 2014 से लेकर अब तक सारी नीतियों का उल्लेख यहाँ नहीं किया सकता। तो हम क्या देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए सबसे पहले हमें कृषि प्रणाली को मजबूत करना होगा। यद्यपि हम देखते हैं कि जीडीपी में इसका योगदान घटता जा रहा है, लेकिन आज भी हमारी देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी पर डिपेंडेंट है। अतः सबसे पहले हमें कृषि प्रणाली को मजबूत करना होगा। अन्नदाताओं की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार पहले से ही प्रयास कर रही है। दूसरा, सरल और स्पष्ट कानून नियम। भारत उन देशों में है जहां टैक्स सिस्टम या कर प्रणाली अभी भी सरल नहीं हो पाई है। हमने जीएसटी को अचीव तो कर लिया, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स की बात तो की, पर अभी भी जटिलताएं हैं। फिर उत्तम आधारित संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार यानी केपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। हमारी सरकार का शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट पे बड़ा जोर रहा है और सन 2014 तक एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत पूरे देश में सिर्फ 8 टूल रूम्स बने थे और उसके 2014 से लेकर 2019 के बीच में 18 नए टूल रूम बनाने की बात कही गई और जिन पे काम भी हुआ। तो और हमारी सरकार स्किल पर इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि उसने अलग से कौशल विकास मंत्रालय ही बना दिया और ताकि लोगों को स्किल किया जा सके। तो कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्किल डेवलपमेंट अति अनिवार्य है। फिर बेहतर वित्तीय सेवा और नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना, निवेशों को प्रेरित करना। इसीलिए 2014 में मेक इन इंडिया को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वोकल फॉर लोकल, जिसका अर्थ केवल स्वदेशी सामान को खरीदना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी गांव में बना कोई प्रोजेक्ट आपने खरीद लिया और आपने वोकल फॉर लोकल यानी स्वदेशी को सपोर्ट कर दिया। वोकल फॉर लोकल का अर्थ है कि आपने जिस सामान को खरीदा उस खरीद के साथ साथ आपको उसके लिए प्रचारक भी बनना है, आपको उसका प्रचार प्रसार भी करना है। आप बताइए लोगों को कि यह क्यों बेटर है, आप उसे ब्रांड की तरफ ले जाइए। उस लोकल को कैसे ग्लोबल करना है, खैर इसके लिए तो और भी कई तरह की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पर एक बात प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो यह कहा था, आज जो ग्लोबल है उसकी शुरुआत लोकल से हुई थी। भारत शुरू से ही स्थानीयताओं का देश रहा है, मतलब एक एक जगह की अलग अलग पहचान की। और अब वोकल फॉर लोकल का मतलब यह है कि हम लोकल लेवल पर अपने उत्पादन को
लोकल लेवल पर ही पूरा करने की कोशिश करें। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन एक दूसरे के विपरीत हैं। आप इसको उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, बंगाल का रसगुल्ला, अलीगढ़ का ताला, ये एक उत्पादन को स्थानीय पहचान है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बॉर्डर विहीन, जो वस्तुओं का आदान प्रदान है वह निर्बाध रूप से हो जाए और स्थानीयता का महत्व इससे समाप्त होने लगा। अब आप अलीगढ़ के ताले को दिल्ली मुंबई में भी पा सकते हैं। बनारसी साड़ी खरीदने के लिए आपको बनारस जाने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी मॉल में जाके आप बनारसी साड़ी खरीद सकते हैं। अब आपको उस लोकल प्रोडक्ट के लिए उस जगह जाने की जरूरत नहीं है। वह लोकल प्रोडक्ट अब उस जगह की पहचान नहीं रह गया। तो ग्लोबलाइजेशन ने लोकलाइजेशन को प्रभावित किया। इन्हीं सब में एक नई चीज देखी, या जिसे कह लें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक नई चालाकी देखने को मिली, और उसको कहा गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यह है कि जब हम किसी मार्केट की डिमांड को देखते हुए वहां की कल्चर और सोसाइटी की आवश्यकताओं को समझते हुए कोई विदेशी कंपनी, मतलब ग्लोबल लेवल का प्लेयर, लोकल लेवल पर कोई ऐसा सिस्टम बनाता है तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिससे हमारा देश गुजर रहा है। उदाहरण स्वरूप चिप्स बनाने वाली एक कंपनी है जो कि पहले प्लेन सॉल्टेड चिप्स बनाया करती थी। अब उसने हमारी मार्केट को ध्यान में रखते हुए अचारी फ्लेवर, मसाला फ्लेवर आदि अनेक ऐसे फ्लेवर बनाने लगे। अगर हमें आत्मनिर्भर भारत को सफल करना है, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो यह इस अभियान को प्रभावित करता है। इसका एक उदाहरण हमारी आम रोजमर्रा की भाषा इंग्लिश हो गई है। तो ना हम हिंदी ही बोल रहे हैं, ना हम इंग्लिश ही बोल रहे हैं, हम आधी हिंदी बोल रहे हैं और आधी इंग्लिश बोल रहे हैं। इसलिए जब हमें आत्मनिर्भर होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो हमें लोकलाइजेशन की ओर बढ़ना होगा, हमें लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाना होगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है, जिसको उसने नाम दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय कलाम साहब ने, जिन्होंने पूरा PURA का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, जो अब रर्बन प्रोजेक्ट बन गया है। कहीं ना कहीं यह रर्बन और पूरा, जब तक हम वोकल फॉर लोकल नहीं होंगे, जब तक हम लोकल की डिमांड को नहीं बनाएंगे, लोकल के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक लोकल आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज मेक इन इंडिया के साथ मेक इन रूरल इंडिया को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अब हमें मेड फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ना है। भारत जैसा बड़ा देश जो कोरोना से उपजे आर्थिक संकट से निकलने का प्रयास कर रहा है, वह केवल कृषि और केवल उद्योग के द्वारा बाहर नहीं आ सकता इस आर्थिक संकट से। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में 4L
लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर भी बल दिया गया है। भारत उन देशों में है जहां आज भी लैंड रिफॉर्म अभी ढंग से नहीं हो पाए हैं। भूमि अधिग्रहण पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लैंड रिलेटेड हमें बेहतर कानून लाना होगा, रिफॉर्म लाना होगा, क्योंकि उसके बिना मेक इन इंडिया जैसी परिकल्पना बहुत मुश्किल होगी। जमीन की समस्या किसानों से जुड़ी समस्या है और किसान आधार हैं, हमारे मूल हैं। अतः जमीन को लेकर जो हमारे समस्या है उनको जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है। जब हम दूसरा एल यानी लेबर की बात करते हैं तो हम देखते हैं इस लॉकडाउन पर हमारे श्रमिकों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रदेशों में रह रहे हमारे श्रमिक भाइयों को पैदल ही अपने गांव की ओर कूच करना पड़ा। भारत में श्रम कानून बहुत जटिल है, जिसके कारण कई बार डेवलपमेंट या प्रोडक्शन प्रभावित होता है। इसलिए अगला सेक्टर लैंड रिफॉर्म के बाद हमें लेबर रिफॉर्म की ओर आना है, जिससे यह अस्पष्टताएं खत्म हो और श्रमिक और उद्यमी के बीच स्पष्टता आए। किसका क्या दायित्व है यह साफ होना आवश्यक है। तीसरा एल है लिक्विडिटी। अर्थशास्त्र में लिक्विडिटी का अर्थ है तरलता। तरलता मतलब फ्लो ऑफ मनी, यानी बाजार में तरलता मतलब मुद्रा प्रवाह। लॉकडाउन के कारण सब कुछ जहां था वहीं रुक गया, जिसके कारण मुद्रा प्रवाह भी रुक गया। इसी रुके हुए मुद्रा प्रवाह के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज को लाया और यह 20 लाख करोड़ का पैकेज काम आएगा लोकल लेवल पर डिमांड सप्लाई को पूरा करते हुए। जब हम मुद्रा प्रवाह बढ़ाएंगे, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का इस्तेमाल करते हुए, तभी मार्केट में तरलता आएगी, तभी इकोनॉमी सुधरेगी। अंत में जो चौथा एल है वह है लॉ यानी कानून। वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार आई तो सरकार का एक नारा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हमें इस लॉ को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। जिन नियम कानून की आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उन्हें हटाने की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा कानून होंगे उतनी ही ज्यादा अस्पष्टता होगी, उतनी ही ज्यादा जटिलताएं होंगी। लॉ कम होंगे तो पब्लिक पार्टिसिपेशन का अवसर ज्यादा होगा, और जब लॉ अस्पष्ट रहता है तो नौकरशाही हावी रहता है। इसलिए हमें लॉ रिफॉर्म करना होगा। इन चारों एल के बेहतर प्रयोग से हम पांचवें एल यानी लाइफ, हम सभी की लाइफ को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। एमएसएमई क्षेत्र को विकास का इंजन कहते हैं। भारत की जीडीपी में एमएसएमई की 29.7% की सहभागिता है। एमएसएमई में आम लोगों की सहभागिता से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनते हुए स्वावलंबन पूर्ण जीवन जी सकता है, अपने परिवार को भी चला सकता है, दूसरों को रोजगार भी दे सकता है और साथ में स्वयं आत्मनिर्भरता का अनुभव भी कर सकता है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मध्यम उद्योग, हमारे एमएसएमईज के लिए हैं।
यह आर्थिक पैकेज देश के श्रमिक के लिए है, देश के अन्नदाताओं के लिए है, जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के उस मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है और देश के विकास में अपना सतत योगदान देता है। यह आर्थिक पैकेज देश के चतुर्दिक विकास के लिए है। यह आर्थिक पैकेज देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को देखें तो समय की मांग है कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। 1960 के दशक में गेहूं के लिए हम विकसित देशों पर आश्रित थे, लेकिन आज गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों से हमारे भंडारण भरे हुए हैं। यह बात इस संकट की घड़ी में देश का आत्मविश्वास बढ़ाती है। आत्मनिर्भरता ही हम भारतीयों का एकमात्र लक्ष्य आज होना चाहिए। शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक बनना होगा। लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। अगर हम इतिहास देखें तो प्राचीन काल से ही कृषि को सर्वोत्तम कार्य माना गया है, परंतु बदलते परिवेश के साथ हमारा रुझान कहीं ना कहीं इसकी तरफ कम हुआ है। महाकवि घाघ द्वारा कही गई बात है, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निधान। अर्थात खेती सबसे उत्तम कार्य, कारोबार मध्यम और नौकरी को सबसे निम्न कार्य माना गया था। पर आज लोग किसानी छोड़कर शहर की ओर रोजगार के अवसरों में कूच कर रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसे हो गई कि हमें ज्ञान के लिए नहीं, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। अगर आप गौर से देखें तो 4-6 वर्ष नौकरी करने के पश्चात एक बड़ा वर्ग नौकरी छोड़कर व्यापार करना चाहता है, क्योंकि हम भारतीयों के खून में ही नौकरी नहीं है, हम पैदाइशी व्यवसायी हैं। इसलिए नौकरी करते हुए भी हम सदैव अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिसे हम साइड बिजनेस कहते हैं। यह साइड बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी हिंदुस्तानियों का दिया हुआ है। जहां विदेशों में वीकेंड का कॉन्सेप्ट है, हम भारतीय 7 दिन काम करने से भी कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि कर्मठता हमारे लहू में है। जब तक हम कड़ी मेहनत ना करें हमें संतोष नहीं मिलता। हमारे इतिहास में भी लोगों को शिक्षा दीक्षा उनकी योग्यता के अनुसार दी गई, जिससे व्यक्ति अपनी रुचि का कार्य करते हुए अपना जीविकोपार्जन कर सके। पर हमारी शिक्षा प्रणाली पर इतने कुठाराघात हुए कि हम नौकरी के चक्कर में कभी गौर ही नहीं किए कि हमारी रुचि क्या है। और आज भी 90% से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि उनकी रुचि किसमें है। वर्ष 2020 अभूतपूर्व परिस्थितियों का काल है। कोरोना, टिड्डी हमलों, भूकंप के साथ साथ 41 वर्ष में पहली बार हमारी निगेटिव आर्थिक विकास। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020 को संकट नहीं अवसरों के रूप में देखना चाहिए। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, या हिम्मत के हिमायती राम। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। महाकवि मैथिली शरण गुप्त की 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे इतनी देर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और पूरी कमेटी की तरफ से, 10 न्यूज की तरफ से मैं सौरभ त्रिपाठी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही अच्छे व्याख्यान दिए, जिसमें आपने भारत सरकार के स्टैंड अप इंडिया, उसके बाद मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सारी चीजों को चर्चा करते हुए आपने इस चीज को बहुत अच्छे से लोगों को समझाया। और आप पिछले हमारे देश के माने जाने व्यक्ति के रूप में माननीय कलराज मिश्रा जी के साथ पिछले 1 दशक से ऊपर से आप जुड़े हुए हैं और उनके निजी सचिव के रूप में आप कार्यरत रहे, जिसमें आप उस टाइम सर के पास एमएसएमई मंत्रालय रहा, तब भी आप के पास कई सारे इस चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा अगर आप कुछ चर्चा उनके बारे में भी थोड़ा बहुत चलाएंगे तो हमारे दर्शकों को सुनने में थोड़ा वो लगेगा कि आप जिससे जुड़े रहे उनकी चर्चा करिए। मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा उनके बारे में भी बताने का कष्ट करें। संकर्षण जी, अगर मैं माननीय कलराज जी के बारे में बोलने लगूं ना तो समय कम पड़ जाएगा। खैर, जब मैं थोड़ा सा टाइम को देखते हुए 5 मिनट अगर आप। मैं उनका जो कार्यकाल था, 5 मिनट का समय तो बहुत कम है, लेकिन उनके कार्यकाल जो केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो उन्होंने चिंता की सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब माननीय कलराज मिश्र जी ने मंत्रालय संभाला तब उन्होंने अपने पहले भाषण में ही, आप अगर CII की 16 जून 2014 की एक वीडियो रिकॉर्डिंग उसको आप देखें तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात तब की थी जब उन्होंने नया पदभार संभाला था। और उन्होंने MSME सेक्टर की सभी क्षेत्रों में जो भी कमियां रहीं उसको समझा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सबसे बड़ा असंगठित सेक्टर है MSME सेक्टर, जबकि सबसे ज़्यादा यह भारत की GDP में इसका योगदान रहता है। MSME सेक्टर्स की परेशानियों को देखते हुए एक उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी रजिस्ट्रेशन कराना। अब मैंने अभी कुछ देर पहले अपने जो भी मैंने अभी बोला उसमें मैंने उद्योग आधार मेमोरेंडम की बात की थी। MSME को मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन करने में ही बहुत एक लंबा समय लग जाता था, बिचौलियों की बड़ी भूमिका रहा करती थी और विभिन्न विभागों की NOC चाहिए होती थी। इस परेशानी को देखते हुए माननीय कलराज मिश्र जी ने उस समय उद्योग आधार मेमोरेंडम को इंट्रोड्यूस किया, जिसके द्वारा 5 मिनट में सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी आपको किसी भी विभाग की NOC की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर आप अपनी कंपनी का अपने आधार कार्ड के सहायता से अपनी कंपनी को आप रजिस्टर कर सकते थे। तो ये जो सरकार है यह उद्यमियों पर विश्वास करने वाली सरकार है। जितना इनका भरोसा हमारी सरकार पे है उतना ही भरोसा हम इन पर भी करते हैं। मैंने अभी एक बात की थी लॉ रिफॉर्म की। मैंने क्या बात की, आत्मनिर्भर भारत में एक लॉ रिफॉर्म है। जब स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया की बात की थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आप हमें क्या करना है यह मत बताइए, लॉ की जटिलताओं को समाप्त करने की दिशा में उन्होंने कहा था। हमें क्या नहीं करना है आप वह बताइए। उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि भारत का IT सेक्टर इसलिए ग्रोथ कर गया क्योंकि इसके लिए बहुत सारे नियम कानून नहीं बने हमारे देश में, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं थी। जब ज्यादा कानून, ज्यादा लॉ बन जाते हैं किसी भी कार्य के लिए तो वहां पे परेशानी आती है। तो इस दिशा में भी सरकार ने काम किया। मैंने पहले भी बताया कि हमारी सरकार का उद्देश्य रहा है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। और तो भैया ने अपनी बातों को बहुत अच्छे से कहा और मैं इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत की जो भी टॉपिक थी और उसके लिए भैया ने अपनी बातों को रखा और हमारे श्रोता उस चीजों को सुने। आत्मनिर्भर भारत के लिए हर कोई व्यक्ति डोर टू डोर उसके प्रति प्रेरित हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज आप एक
तरफ से आके और उसको डायरेक्ट 100% दे पाना ये किसी के बस की बात नहीं होती है। धीरे धीरे चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, टाइम लगेगा, अच्छा होगा। बस मैं इसी के साथ सौरभ भैया का अपने मन से और 10 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम की अपनी उपस्थिति से इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाया। इसके लिए मैं पुनः आपसे धन्यवाद और सादर चरण स्पर्श करता हूं।